आजकल हम देखते हैं कि हमारे माता पिता भी बच्चों को समाज से बहुत दूर कर रहे हैं। उनका मोटिव रहता है कि बच्चे सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े और कुछ ना देखिए आपके आसपास में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यह मानना नहीं होता है। मेरा होता है हर माता पिता को अपने बच्चों को अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों में ये गुण आ जाता है ना, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत ही सफल होंगे। एक संदेश मेरे दिल को बहुत छू गई। वह संदेश था कि हम आजकल बच्चों को वो नैतिक संस्कार नहीं दे रहे हैं जो महिलाओं के साथ उनका होना चाहिए। उनका बहुत ही एक गंभीर सवाल था हमसे, हमारे समाज से, कि क्या हम बच्चों को वो नैतिक संस्कार दे रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें। आजकल जो घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि आप निश्चित रूप से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें, उन्हें बताएं कि महिलाओं का सम्मान करना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। कहते हैं कि एक नारी जब अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो सफलता उनके कदम चूमती है, और इस बात को सार्थक करके दिखाया है बिहार के एक छोटे से जिला मधुबनी में रहने वाली शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय के इतिहास की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने, जिन्हें आज लोग राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद राष्ट्रपति अवार्डी के नाम से जान रहे हैं। शिक्षिका जिन्होंने अपने पेशे को सार्थक पहल देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। इससे पूर्व डॉक्टर मीनाक्षी को 2022 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2023 में बिहार सरकार के द्वारा उन्हें माहवारी स्वच्छता से संबंधित पुरस्कार दिया जा चुका है। उन्हें रक्तदान के संबंध में के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है और अब बारी है राष्ट्रपति अवार्ड की। पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को सम्मानित किया गया। और यह गौरवान्वित हस्ती आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 10 न्यूज चैनल में हमारे साथ मौजूद है। आइए हम लेंगे उनसे एक छोटा सा साक्षात्कार और जानेंगे उनकी इस पूरी यात्रा को कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए किन-किन क्षेत्रों में काम किया और आज सफलता के इस सीढ़ी पर वह पहुंच पाई है। सबसे पहले तो 10 न्यूज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इतना बड़ा सम्मान मिलने पर बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जानने को इच्छुक हूं कि ये जो सम्मान आपको मिला है, जिसकी आप हकदार हैं, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली या कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं आपको बताऊं कि मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। चूँकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ की डेथ हो गई। मेरा पूरा बचपन मेरी नाना जी के यहाँ गुजरा और मेरे नाना जी प्रिंसिपल होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी थे। तो समाज में कईयों को उन्होंने अपने जगह पर रख के पढ़ाया, इंस्पिरेशन दिया, बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवाया। तो मैं बचपन से उन चीज़ों को देख रही थी, समझ रही थी। और मेरे पापा भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने तैयार किया जिनके पास आर्थिक रूप से कमी थी। तो मुझे ये सब बचपन से ही देखने को मिला और मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिला कि मैं जब भी जाऊंगी तो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाऊंगी। और ये प्रेरणा मुझे अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि मेरा पूरा परिवार जो है शिक्षा जगत से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेरणा से प्रेरित होकर जब आपने कार्य शुरू किया और आज अब जब सफलता के सीढ़ी पे पहुंची हैं कि आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मानित किया गया है, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यह राष्ट्रपति अवार्ड पाने के लिए 10 साल कम से कम उम्र ये जॉब का होना चाहिए। और इस साल मेरा 2014 में ज्वाइन की थी, 2024 से 10 साल मेरा पूरा ही हुआ है। मुझे लगता है कि इतने कम समय में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन इस 10 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, क्योंकि ये जॉब तो मैं 10 सालों से कर रही हूँ, लेकिन जो बालिकाओं की शिक्षा पे, बाल विवाह पे जो मैं काम कर रही थी वो कई सालों से मैं कर रही थी। वो सब कहीं ना कहीं आज जाके मुझे एक परिणाम के रूप में मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया।
तो वहाँ जब आप विज्ञान भवन पहुंची सम्मान लेने के लिए, तो मैं वहाँ की जर्नी जानना चाहूंगी कि जब आप गई थी, दिल की धड़कनें तो तेज होंगी ही, क्योंकि ये इतना बड़ा सम्मान है, आप उसको लेने गई थी। तो वहाँ पहुँचने से लेकर और सम्मान लेकर निकलने तक की जो आपकी मनोस्थिति रही थी, वो कैसी रही थी? आपको कैसा लग रहा है इन सबको देखते हुए? इन सबको देखते हुए मुझे क्या बताओ, कोई शायद शब्द नहीं है कि क्या मुझे अनुभूति हुई। लगा कि सही में शिक्षक का सम्मान बहुत है। मैंने केंद्र में देखा कि वहाँ जितना शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है, शायद हमारे देश में यह बहुत गर्व की बात है। वहाँ हर पल हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम सबसे बड़े पोस्ट पर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो एक शिक्षक के लिए ये अनुभूति पाना बहुत ही गर्व की बात होती है, खासकर जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हम लोगों के नाम संदेश था। उन्होंने गुरु को सबसे ऊपर रखा। उनके वाणी को सुन के हम लोग उस समय इतने आत्मविभोर हुए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स की आंख में तो आंसू तक आ गए कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हम लोगों को इस तरह से संबोधित किया जाएगा। उनकी एक संदेश मेरे दिल को बहुत छू गई। वह संदेश था कि हम आजकल बच्चों को वो नैतिक संस्कार नहीं दे रहे हैं जो महिलाओं के साथ उनका होना चाहिए। उनका बहुत ही ये गंभीर सवाल था हमसे, हमारे समाज से, कि क्या हम बच्चों को वो नैतिक संस्कार दे रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें। आजकल जो घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है, उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि आप निश्चित रूप से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें, उन्हें बताएं कि महिलाओं का सम्मान करना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। चूँकि वो एक महिला है और महिलाओं के सम्मान की बात वो खुद कर रही हैं, तो सोचने वाली बात है हम सभी शिक्षकों के लिए कि निश्चित रूप से हमें उनकी सोच को कहीं ना कहीं आगे रखना होगा, अपने बच्चों में उन विकास को डालना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आपने माननीय राष्ट्रपति की बातों को इतने गौर से सुना है, समझा है और हमें बता भी रही हैं, और एक महिला होने के नाते इन सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ रही हैं। तो मैं सबसे पहले इसी पर आना चाहूँगी कि बतौर महिला आपको आपके घर में कितना समर्थन मिला इस कार्य को लेके? जब आप घर से बाहर निकली बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं रोकने के लिए, जब आप घर से बाहर निकली माहवारी जैसी चीज़ों पर स्वच्छता प्रदान करने के लिए, तो उस वक्त आपके घर के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? ये सपना मेरा शुरू से ही था बालिकाओं की शिक्षा पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही पढ़े लिखे, पहले भी मैं बताई बहुत पढ़े लिखे परिवार की मैं हूँ। मेरे पापा प्रोफेसर थे। चूँकि मेरी माँ बचपन में डेथ कर गई थी, इस माँ से भी मेरा अच्छा बॉन्डिंग था, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन घर की बड़ी बेटी होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब कहते हैं अरे बड़ी बेटी है, इस पर ऐसा करो। तो मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद बंद करवा दी गई, यह कह के कि समाज में पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लड़की को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, अगर लड़का इतना एजुकेटेड नहीं मिलेगा तो लड़कियों की शादी में दिक्कत होगी। लेकिन मैं शुरू से पढ़ना चाहती थी और बालिकाओं की शिक्षा पे मैं काम करना चाहती थी। लेकिन मेरा वहाँ वो सफ़र थोड़ा सा अधूरा रहा। जब मैं पीजी की तो मेरी शादी हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और संजोग से लोग कहते हैं ना कि ससुराल में लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है या उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, एक बुरी चीज़ें ससुराल को लेके बनी हुई है, धारणा अभी भी है वो ऐसी कि ससुराल में जाने के बाद एक तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और दूसरा ऐसा माना जाता है कि उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो एक लड़की को मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं मुख्य रूप से पूछना चाह रही हूँ, चूंकि आप एक विवाहित महिला हैं, इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, तो आपके घर का माहौल कैसा था जिससे आप इतनी प्रेरित हो रही हैं, काम कर रही हैं? तो घर के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही थी? तो मैं आपको बताऊं कि ये जॉब जो है, मुझे आज मेरे ससुर जो स्वर्गीय हो गए हैं उनकी बहुत चाहत थी। चूँकि उन्होंने शुरू से ही देखा, जब वो देखा सुनी का समय होता है ना, उनको उसी समय लग गया था कि लड़की पढ़ना चाहती है आगे। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि मैं इसे आगे पढ़ाऊँगा, ये पढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो चूँकि मेरी तो मर्जी थी, मेरे पति भी इसमें बहुत साथ दिए। मैंने शादी के बाद ही बीएड किया, पीएचडी किया, डबल किया। और आप सोच सकती हैं कि शादी के बाद इन सब चीज़ों को करते हुए, दो छोटे छोटे बच्चे को संभालते हुए सारा चीज़ करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरे पति ने मेरा हमेशा समर्थन दिया। कुछ बातें हुई ससुराल में कि इस तरह से समाज में जाके बालिकाओं के विवाह पे बात कर रही है या महामारी स्वच्छता पे बात कर रही है। आए दिन धमकियाँ मिलती थी मुझे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रास्ते पे चल रही हैं, पता नहीं कब आपका एक्सीडेंट हो जाए। मैं आके अपनी हर बातों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कहा, मरना जीना तो सब ऊपर वालों के हाथ में है, तुम्हें करना है तो निडर बन के करो, नहीं करना है तो डर के
अपने घर में बैठ जाओ। लेकिन मुझे लगा कि जब उनका सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं कुछ कर पाऊंगी। और इस सफ़र में चाहे जहाँ भी मैं गई, जिस क्षेत्र में भी गई, बालिकाओं के बाल विवाह पर या महामारी स्वच्छता पर गई या गुड टच बैड टच बताने पर बच्चियों के गए, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहे। हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, तभी मैं जाके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए हर ससुराल के पति कि सारे ससुराल वाले ऐसे होते हैं। मुझे ससुराल का बहुत सपोर्ट मिला है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो आप ये जो महिला सशक्तिकरण शब्द है इसको सार्थक करती हुई नजर आ रही हैं कि किस प्रकार से सारे संघर्षों से जूझते हुए घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, आपने अभी बताया कि आप घर की बड़ी बेटी थी और फिर आपकी शादी हुई, फिर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां, बच्चे हैं, घर है, सबको देखना है, इन सबको से जूझते हुए कहीं ना कहीं आपने ये जगह हासिल की। अब मैं थोड़ा सा विस्तार आपके काम पर डालना चाहूंगी कि आपने इन सभी काम में सबसे पहले शुरू क्या किया था, किन चीजों पर आपका प्रकाश जो था वो सबसे ज्यादा था? चूँकि मैं जब 2014 में आई विद्यालय तो मैंने देखा विद्यालय में नामांकन तो काफ़ी था, लेकिन छात्राओं की उपस्थिति कम होती थी। आज छात्राएं स्कूल ड्रेस में नहीं आती थी। उस समय हम लोगों की प्रधानाध्यापिका सुनैना मैम थी, उन्होंने मुझे अनुशासन प्रभारी बना दिया। मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया और सबसे पहले मैं बच्चों के ड्रेसअप पर आई, उसे समझाने लगी कि आपका ड्रेस पहनकर आना क्यों जरूरी है। मैंने बहुत सारे ट्यूशन सेंटर मतलब मधुबनी में जहाँ भी शिवगंगा की छात्राएं पढ़ती है, मैंने पता कि उन सेंटरों पर जा के मैं बच्चों को समझाने लगी कि आपका विद्यालय आना क्यों जरूरी है। तो मुझे बच्चों से मिलता था कि विद्यालय मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ट्यूशन सेंटर्स जा रही हैं और बच्चियों को कह रही हैं कि तुम ट्यूशन से पहले विद्यालय आओ। इस पर जो ट्यूशन के संचालक रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उनका गुस्सा आया होगा। तो इन चीजों को आपने फेस कैसे किया? नहीं, यहाँ पर मुझे ट्यूशन सेंटर का बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। मैंने बच्चों को यही कहा कि अब अच्छी बात है ट्यूशन पढ़ रही हैं, पढ़ना भी चाहिए। बहुत सारे हो सकते हैं स्कूल में आपके शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो विद्यालय का समय है उस समय को आप विद्यालय में दीजिए। और क्योंकि आपके कोचिंग सेंटर वाले, मैंने कोचिंग सेंटर वालों का समर्थन नहीं किया कि उस टाइम में नहीं कोचिंग खोलते हैं जब आपका विद्यालय हो, तो आपके पास एक बहाना रहता है गलत की कोचिंग मेरा खुला रहता है इसलिए नहीं आते हैं। तो चूँकि सारे कोचिंग सेंटर वालों ने देखा कि मैडम तो मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रही हैं, मेरे समर्थन में ही बोल रही हैं, और मैंने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया कि आप ट्यूशन जाएं। ट्यूशन पढ़ना गलत बात नहीं है, मैं भी पढ़ती थी, लेकिन आप विद्यालय आए क्योंकि कोचिंग आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन कोचिंग में आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। कोचिंग में आप एक विषय के शिक्षक से ढेरों विषय को पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में विभिन्न विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं, फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या किया ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया सारे बच्चों का। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाई तो नवाचारी शिक्षण से, जैसे अपने ही सब्जेक्ट से मैंने शुरू किया। उस समय हम लोग नए नए फेस आए थे, बहुत सारे टीचर्स आए थे, उन लोगों से भी काम करना शुरू किया। शुरुआत मैंने अपने से किया, कुछ नवाचारी शिक्षण पद्धति से TLM बना के बच्चों को पढ़ाने लगी, बच्चों को समझाने लगी, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच डाल के मैं ग्रुप पे डालने लगी और बच्चों को बताने लगी। तो धीरे धीरे पेरेंट्स देखने लगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो अधिकतर पेरेंट्स का ही होता है। तो पेरेंट्स जब मेरी बातों को सुनने लगे, समझने लगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल में उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। ये हमारे 10 सालों का मेहनत है जो हमारे स्कूल में स्थिति अच्छी है, और पेरेंट्स विश्वास करते हैं। और बालिकाओं की जहाँ बाल विवाह की बात है, पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं इधर बस मैं आपको 23 से 24 की बात बता रही हूँ। 20 बच्चे के बाल विवाह को तो मैंने 23 से 24 में रोका है। आप सोच सकती हैं कि एक महिला होकर इस तरह का काम मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। चूंकि आप बता रही हैं कि जिस तरीके से 23 से 24 के इस वर्ष में आपने इतनी बच्चियों का बाल विवाह रोका है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं वो कितना सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमी ही है जो बाल विवाह जैसी चीजें अभी भी चल रही हैं। तो ऐसी जगहों से निकल कर फिर इन पर काम करना कितना चुनौती भरा रहा होगा? मेरे लिए बहुत चुनौती भरा। शुरुआत में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि बच्ची लड़की क्यों नहीं। पता चला मैडम उसकी शादी हो गई, तो बहुत चिंता का विषय था। भाई 9th में कहीं बच्ची का शादी होता है। तो मैंने बच्चों को क्या किया, सप्ताह में एक दिन मैं हर सैटरडे को निश्चित रूप से बालिकाओं की बाल विवाह पर हो, चाहे महामारी स्वच्छता पर हो, चाहे गुड टच बैड टच हो, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में हो, या समाज से बच्चों को कैसे जोड़ना है, राष्ट्रीय मार्ग में उसका क्या योगदान हो, या आपदा प्रबंधन हो, एक क्लास मेरा निश्चित रूप से रहता है इन सब बिंदुओं पर। क्योंकि सरकार भी सुरक्षित शनिवार मना रही है, तो टिफिन के बाद का आवर जो होता है मेरा, विभिन्न क्लासों में जाके मैं इस पे बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ तो उस समय मैं
उस वीडियोज़ को शूट भी करती हूँ। इसलिए मैं शूट करती हूँ कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उस समय नहीं आए हों, हमें अपनी बातों को पेरेंट्स तक पहुँचाना है। अगर बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को कि मैडम मेरी बाल विवाह की बात कहती है, तो पेरेंट्स को भी समझना होगा कि मैडम किस तरह से समझाती है, मैडम मेरे अगेंस्ट जाके नहीं समझाती है। मैं बच्चों को बताती हूँ कि आपके बाल विवाह होने से क्या क्या कठिनाई हो सकती है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पेरेंट्स ही गलत होते हैं। कभी कभी बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाती है जो पेरेंट्स को मजबूर होना पड़ता है कि उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं टीनेजर के होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सोचें होती हैं जो प्रेम सत्संग वाली मामलाएं होती है, बहुत सारी होती है। तो आप उच्च विद्यालय के शिक्षिका है, 9 to 12 के बच्चे हैं वहाँ पे और सिर्फ बालिकाएं हैं, तो इन चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ा होगा कि ऐसी चीज़ें भी काफ़ी आपको ऐसे केसेस भी हैंडल करने पड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने बताया ना कि जब भी मैं अगर पेरेंट्स से बात करने जाती हूँ, बच्चे अगर मुझे फ़ोन करते हैं या कोई बच्चा बता देता है कि मैडम वो नहीं आ रही है, उसकी शादी की बात चली, तो मैं निश्चित रूप से उसके घर जाती हूँ। तो पता मुझे चलता है पेरेंट्स से कि क्या कहते हैं, मैडम समाज ऐसा है, मेरी बच्ची देख रहे हैं बहक गई है, लोग कह रहे हैं शादी कर दो नहीं तो ऊंच नीच हो जाएगा। तो मैं बच्चों को वहाँ समझाती हूँ, अगर बच्चे की गलती होती है तो निश्चित रूप से समझाती हूँ और उसकी गारंटी पेरेंट्स से लेती हूँ। अगर आपके बच्चे आगे जाके ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी, लेकिन बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि देखिए आपकी सारी जवाबदेही मैंने। अब कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो बहुत लगता है कि कहीं ना कि बहुत सारी धमकियां भी मिली, डर लगा कि मैंने पेरेंट्स के सामने चैलेंज को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर बच्ची भाग जाती है या कुछ कर लेती है ऐसा, तो सारा ब्लेम तो मुझ पे ही पड़ेगा। एक बार तो एक लड़की सही में भाग गई थी घर से, बहुत सारे पूरे मोहल्ला वाले भी मेरे घर मतलब स्कूल तक आ गए, बहुत सारी धमकियां मुझे मिली। बाद में लड़की ने खुद ही बोला कि नहीं मैडम ने तो हमको बहुत समझाया था, मैं खुद ही भागी थी। मैडम हमको पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई है, दूसरे से पता चला कि वो लड़की वहाँ गई, मैंने उसे कॉल भी किया कि आप बहुत गलत कर रही हो, अब घर लौटाओ। तो इस तरह की चैलेंजिंग होती है, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं। ठीक है, मैं 100 घरों में गई, 70 के बाल विवाह को मैंने अगर रोक लिया, 30 ही बचे ना, 70 की ज़िंदगी तो मेरे कदम से ये रुक गई। अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ या किसी बच्चे से बात करती हूँ तो निश्चित रूप से वो पेरेंट्स मेरी बातों को समझते हैं। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान। आप सोचिए 1 साल के अंदर में 20 बच्चों के बाल विवाह को रोकना बिना किसी प्रशासन की मदद लिए हुए, बिना किसी की मदद लिए हुए, ये मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन पूरा नहीं, ये बहुत चैलेंजिंग था। ये अपने आप में एक डर पैदा करने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, जिस प्रकार से उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोग जिनके घर में बाल विवाह हो रही है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, तो उन लोगों को कानून की भी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कभी अटैक हो जाए, लोग घेर के बातें बनाना शुरू कर दे, आपके खिलाफ षड्यंत्र की जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती थी। तो जब ऐसी चीज़ें हुई और आप बता भी रही हैं कि ऐसे मोहल्ले वाले सारे जमा हो गए, तो ऐसे सब चीज़ों से निकलना, आप दूसरों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें डर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? मान लीजिए आपको जब पहली बार डर लगा था तो आपने क्या सोचा होगा कि डर लगने के बावजूद आप आगे बढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बच्चों को सारे हेल्पलाइन नंबर, जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं जो छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी है, मेरे स्कूल में मैंने खुद ही उसको लगवाया है। और मैं इस हेल्पलाइन नंबर को हमेशा बच्चों को क्लास में बताती रहती हूँ कि आप ये सारे हेल्पलाइन नंबर याद कर लो। जहाँ तक जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि नहीं मैम आप कौन होती है मेरी बेटियों की शादी को रोकने वाले, हम तो करेंगे, तो कहीं कहीं पर मुझे सख्त होना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ, मुझे कहना पड़ता है भाई अगर आपको करना है तो कीजिए, मैं जा रही हूँ प्रशासन में, मैं प्रशासन में आपका कंप्लेन कर देती हूँ, आपको जेल होगी, बच्ची की शादी तो नहीं होगी, आपको जेल होगी, आप समझिएगा क्या करना है। अब बच्ची को भी बोलती हूँ अगर तुम गलत कदम उठाती हो तो तुम्हारे माता पिता जेल जाएंगे, तो मुझे क्या है, मैं तो इस कदम पे आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मरना जीना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो उनको लगता है कि मैडम तो बहुत टाइट होके बोल रही है, कहीं सही में मुझे जेल ना पहुंचा दे, क्योंकि कानून की जानकारी सबको थोड़ी बहुत है कि बाल विवाह करने से क्या हो सकता है। तो कभी कभी मुझे सख्ती भी बरत, अगर प्यार से नहीं समझते हैं तो मैं उनके साथ सख्ती भी, मैं एक लाइन से कितने सारे हेल्पलाइन नंबर का यूज कर लेती हूँ, बोलने लगती हूँ और मैं बताती हूँ कि देखिए फलाना आदमी नहीं किया, मैं झूठ बोलती हूँ, वहाँ पे मैं बताऊँ फलाने आदमी ने नहीं किया ना, तो मैंने कंप्लेन कर दिया। तो उनको लगता है मैडम सही में ऐसा कर देगी, तो उनको मजबूर होना पड़ता है कि अपनी बेटियों को आगे शिक्षा दे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके बाल विवाह को रोका, आज कहीं ना कहीं वो बच्ची अपनी शिक्षा भी पूरी की हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाई है, कहीं ना वो अपने आप को एक सशक्त नारी के रूप में उभार के आई हैं। बहुत सारी ऐसी 10 साल में मेरे पास
रिकॉर्ड है बच्चों का, 21 बच्चों के मैंने बाल विवाह को रोका और वो बच्ची आज क्या कर रही है। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे थोड़े थोड़े कदम से किसी बच्ची का भला हो रहा है। ये देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान का यह सिलसिला हम जारी रखेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। एक बार फिर आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार से कुल 2 लोग इस अवार्ड के लिए वहां तक पहुंचे थे। शिक्षकों में कुल 50 शिक्षक हैं जो विज्ञान भवन तक पहुंचे थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। उसमें बिहार जैसा इलाका जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें लोगों की सामने आती है, स्थानीय लोगों की कई नाराजगी बाहर आती है, विभाग पर कई आरोप लगाए जाते हैं, कहीं भवन की दिक्कतें होती है तो कहीं शौचालय नहीं होता है। और बालिका शिक्षा की जब हम बात करें तो बहुत सी बालिकाएं तो विद्यालय ही नहीं जाती हैं। और आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले आपने काम किया कि आपने नामांकन को बढ़ाया विद्यालय में, फिर आपने यूनिफॉर्म पर ध्यान दिया। तो ये सारी चीजों के बाद बिहार से सिर्फ 2 लोगों का चयन होना, ये बात आपको कितना गौरवान्वित महसूस कराता है? ये मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं ना, समाज में बिहार में आपने सही बोला कि शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जब मैं केंद्र में गई तो मुझे लगा कि मैं सही मायने में शिक्षक हूँ, जो मुझे बिहार में नहीं मिल पा रहा था, चाहे जो भी वजह हो। मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि ठीक है संसाधन की कमी है, लेकिन हमारा हौसला कितना है, हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम कैसे कर सकते हैं। मैं भी जब 2014 में विद्यालय आई थी, बहुत सारी यहाँ चीज़ों की दिक्कतें थी। खासकर मैं चूँकि लड़कियों का स्कूल था, वहाँ वॉशरूम में पानी की व्यवस्था का ना होना, विद्यालय प्रांगण में 6 से 7 महीने पानी का लगा होना, और बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीज़ें थी जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम हर कोई सरकार पे नहीं छोड़ सकते थे। मैंने विद्यालय को समाज और समुदाय से जोड़ना शुरू किया। मैंने समाज का सहयोग लिया, मैंने समुदाय का सहयोग लिया, मैंने कुछ बैंकर्स का सहयोग लिया। स्कूल के कमरों में पंखे को लगवाना, स्कूल में सैनिटरी पैड को लगवाना, वॉशरूम में डिस्ट्रॉय मशीन को लगवाना, PSG मंत्री से जैसे जलापूर्ति
ज्योति योजना करवाना, विद्यालय में पक्की सड़क का निर्माण करना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी। खासकर पीने की पानी के लिए, जो कि हमारे स्कूल में अधिकतर 80% से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ आती हैं, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चियों के लिए RO सहित ठंडे पानी की मशीन लगवाना, ये सब मैंने खुद से नहीं किया, मैंने पहल की, मैंने समाज का सहयोग लिया, मैंने समुदाय का सहयोग लिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी हौसला हो कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में हमारे पास खाने की बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हम क्या कहते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों का पेट भरते हैं, कहते हैं। तो निश्चित रूप से यही हमें अपने विद्यालय के लिए सोचना होगा कि ये बच्चे जहाँ से आ रहे हैं ना, घर में एक दो बच्चे के माता पिता होते हैं, लेकिन जब हम विद्यालय जाते हैं तो सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे होते हैं। उनको हम कैसे अच्छा परिवेश दें कि वो विद्यालय में 9 से 4 टिके रहें, उसके लिए उन्हें ज़रूरत है जिन चीज़ों की उनको आपको देना होगा, नहीं तो बच्चे सही में नहीं टिकेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खासकर मैं जो कि हाई स्कूल की शिक्षिका हूं, और पीरियड्स के दिनों में भी बच्चियों को बहुत स्कूल आने में प्रॉब्लम होती थी, उनके रखरखाव। आपका माहवारी स्वच्छता पे बहुत सारा कार्य हमने भी देखा है, विभिन्न माध्यम से देखा है। माहवारी स्वच्छता के लिए जब आपने कार्य करना शुरू किया, तो चूंकि अभी भी इसे शर्म का विषय माना जाता है, तो जब आप इसके कार्य के लिए विद्यालय स्तर तक तो आपने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन जब आप इस कार्य के लिए विद्यालय स्तर से बाहर निकली, उस वक्त आपको किन चीजों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जो महिलाएं हैं, पुरुष तो फिर भी दूर की बात है, खुद महिलाएं भी जो हैं वो इस बारे में बात करने में संकोच करती हैं या मना कर देती हैं, नहीं बात करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने फिर कैसे लोगों को समझाया? देखिए, पहले मैं विद्यालय स्तर से शुरू करूँगी, क्योंकि विद्यालय स्तर में ही बहुत सारी चुनौतियाँ थी, समाज में मुझे कम मिला। लेकिन शुरुआत में जब मैं विद्यालय में इस टॉपिक पे बात करना शुरू की, तो मुझे विद्यालय स्तर में ही सुनना पड़ा कि अरे कितनी बेशर्म नारी है, फेमस होने के लिए किसी भी टॉपिक पे बात कर रही है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मैं घर में गई, अपने हस्बैंड को बोली मैं इस पर काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको खुद झेला है। क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आया तो मेरा अनुभव बहुत ही ख़राब था। मेरे पास शेयर करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। तो मैं खुद भी इन्फेक्शन का शिकार हुई, बहुत सारी बीमारियों से मैं जूझी। तो मुझे उसी समय लगा कि इन सब बातों की जानकारी बच्चियों में होना चाहिए, कम उम्र से ही होना चाहिए, ताकि जब उनका पहला पीरियड्स आए तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। इस पर हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब अपने आप पे कोई चीज़ बीतती है ना, तो उस पर आप अच्छा सा काम कर सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है, तो इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मुझे विद्यालय में बहुत कुछ सुनने को मिला। तो पहले दिन तो मैं बहुत आहत हो गई, और मैंने ढंग से एक कविता भी लिख दी है कि लोग कहते हैं मुझे बेशर्म नारी। तो उसी कविता का एक लाइन मुझे आज भी याद है कि उसमें मैंने लिखा है उस कविता में, अगर मेरे बेशर्म बनने से हमारी लाखों बेटियों की ज़िंदगी बन जाती है तो मेरा बेशर्म होना ही ठीक है। तो ये कविता मेरी काफ़ी वायरल हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे कविता को तो लोग पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर मुझे काम करना चाहिए। और मैं निडर होकर हर सैटरडे को मैं इस पे काम करती हूँ। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे मेरे इस पे पोस्ट आ चुके हैं। तो विद्यालय में लगा कि नहीं, अब मैं आपको गर्व के साथ बता सकती हूँ कि मेरे विद्यालय की 100% बच्चियाँ सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। खुद भी नहीं करती हैं, अपने घर के आसपास में, अपने समाज में भी सैनिटरी पैड क्या है, उसको क्यों यूज करना, उसके लिए बताती है। तो मैं अपने साथ साथ और बच्चियों को भी इस मुहिम में आगे लाई हूँ। और मैंने सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, आसपास के बहुत सारे विद्यालय में, समाज में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैं समाज में निकली तो बहुत सारे पुरुषों ने बोला, मैडम आप तो मेरे परिवार को बर्बाद कर दीजिएगा, आपके जैसी नारी तो हम देखे ही नहीं है। पता नहीं आपके घर में सास ससुर और आपके पति कैसे हैं जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको तो शर्म से मर जाना चाहिए। आपको क्यों मर जाना चाहिए? आपकी बीवी अगर माँ नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे? उसको घर से निकाल दोगे, उसको बाज कहोगे ना, कहोगे ये सही बात है। तो क्या इससे क्या मतलब कि बिल्कुल मतलब, अगर ये नहीं आएगा तो आपकी बीवी माँ कैसे बनेगी? आपको दाढ़ी मूंछ हुआ तो आपको शर्म आ रही है क्या कभी कि मुझे दाढ़ी मूंछ की हुई हम छुपा के घर में रखे? तो लड़कियों की ये तो बिल्कुल उसका अस्तित्व है। अगर उसके बारे में लड़कियां नहीं समझेगी तो आने वाले समय में आपको ही खर्चा होगा। आपकी बेटी हो चाहे आपकी पत्नी हो, बहुत सारी बीमारियों का शिकार होगी और आप उस समय सोचोगे कि इसको सही जानकारी क्यों नहीं मिली। अगर आपको शर्म लगता है तो आप पास में बैठ जाओ और मुझे सुनो कि मैं ऐसा क्या बता रही हूँ जो आपको लगता है कि मैं बेशर्म हूँ। उन लोगों ने पास में बैठा मेरी बातों को सुना तो उनको लगा, उन्होंने बाद में मुझे, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके इस सब चीज़ों की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मैं कही कि मैं जानती हूँ कि आपको नहीं थी, ये साइंटिफिक कॉज क्या है आपको पता नहीं है, और मैं आपकी वाइफ को भी बताऊँगी तो उसको पता नहीं चलेगा।
लेकिन महामारी क्या है, इसका आना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, इसको समझना आपको होगा, तभी आप करेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे अब तो चूँकि लोग समझ रहे हैं, और मैं जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जाती हूँ वहाँ के किसी भी गण्यमान्य लोगों से पहले मैं संपर्क करती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में आना चाहती हूँ। आपके क्षेत्र में अगर 10 महिलाएं कहीं पर बैठ सकती, कि घर घर जाना ये काम करना आसान नहीं है, किसी भी चीज़ पे आसान नहीं है। तो हर क्षेत्र में, खासकर महादलित अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव है। पढ़े लिखे परिवार में लोग अब समझने लगे हैं, इस पर बात करने लगे हैं, खुल के ना सही, लेकिन बेटियाँ भी बोलती हैं, सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। लेकिन अभी भी महादलित अल्पसंख्यक क्षेत्र जहाँ आते हैं वहाँ अभी भी लोग इसको नहीं समझते, वहाँ जागरूकता लानी है। मैं बालिका की शिक्षा पर हो, चाहे बाल विवाह पर हो, चाहे गुड टच बैड टच पर हो, मेरा काम वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं के बच्चे ज़्यादा शोषण का शिकार होते हैं। तो ये जो आपका मुहिम है और ये जो आपका इतना लंबा संघर्ष रहा है, ये जो आपकी कार्य प्रणाली रही है, जिसके बाद आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया जिसके आप हकदार हैं, अब आपका आगे क्या प्लान है, क्या योजना बनाई है आपने कि चलो अब तो सम्मान मिल गया, जब जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गई, या फिर आपको कहीं और भी पहुँचना है? नहीं, ये तो मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है। इसके बाद हमारा दायित्व तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि अरे ये सम्मान सिर्फ इसलिए ये ली थी या कुछ इनको करना भी है। तो हमारा दायित्व तो बढ़ गया है। मुझे जिस मुहिम को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, कोरोना काल से ही आपने देखा होगा कि मेरा एक मुहिम था, खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ। इस क्षेत्र में मेरी बच्चियाँ काफ़ी आगे हैं। मेरी बच्चियाँ जो है खुद भी साक्षर बनती हैं। जो बच्ची स्कूल नहीं जाती हैं या नामांकन करके विद्यालय नहीं आती, मुझे अब किसी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से जाके पता नहीं करना होता कि कहाँ से बच्चियाँ नहीं आ रही। वो बच्चियाँ ही मुझे आके बताती है, मैडम पता है फलानी लड़की जो है ना नाम लिखा लेकिन नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? तो उसके माता पिता ऐसा कहते हैं। तो बच्ची अब मेरे लिए सीढ़ी बन रही है। तो इस मुहिम में मेरी बच्चियाँ मेरे साथ हैं, और मैं चाहूँगी कि चूँकि हाई स्कूल है, हर साल बच्चे नए आते हैं, पुराने जाते हैं, 4 सालों का सफ़र होता है, तो हर साल नए बच्चे आते हैं। जैसे जैसे बच्चे आए सबको मैं तैयार करूं। तो आगे बालिकाओं की सर्वांगीण विकास को लेकर जो आपका ये मुहिम है वो आगे कब तक जारी रहेगा, और क्या नई योजनाएं हैं आपके पास? ये तो शायद मेरी जब तक जिंदगी है तब तक रहेगा, क्योंकि ये मेरा सपना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काफ़ी है, बहुत सारे कार्यक्रम इस पर चलते हैं, लेकिन मैं तो मुहिम पे चलती हूँ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। और जब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सिंगल बदलाव नहीं ला सकती, लेकिन मैं पहल तो कर सकती हूँ, और मैं चाहूँगी कि सभी लोगों को इस पे पहल करना चाहिए। अगर हम में से सब लोग थोड़ा सा पहल करें तो निश्चित रूप से हमारे बिहार में एक बदलाव आएगा। आप इस चैनल के माध्यम से इस साक्षात्कार जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप मुख्य रूप से बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बालिकाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप सोचती हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बनी है कि आप बच्चे हैं तो माता पिता के अंडर, शादी हो गई तो पति के अंदर, बड़े हो गए हैं तो बच्चों के अंदर रहना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब तक हम महिलाएं, हम बेटियां अपने लिए नहीं सोचेंगी, अपने आप को साबित नहीं करेंगी, इस समाज से हमारा शोषण होता रहेगा, चाहे किसी भी दौर में हो। हम शोषित कब होते हैं? तब होते हैं जब हमें लगता है कि हम कहाँ जाएंगे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मुझे अब यहीं रहना है, हंसना है, जीना है, मरना है, तो हम वहीं पर जाके शोषण का शिकार होते हैं। अगर आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार को भी लगेगा कि अगर इनको ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो ये हमें छोड़ सकती हैं, आपके बच्चों को भी लगेगा। इसलिए आपको सोचना है, अगर ठीक है आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है। आपको अपने अंदर क्वालिटी ढूंढनी होगी कि आपको किस काम में मन लगता है, आप उस काम को लेकर अपना कैरियर काउंसलिंग करवाइए, किसी से भी करवाइए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, गूगल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो खुलेआम अपना नंबर देती हूँ सारे बच्चों को कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र को लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसको अपना जीवन यापन का क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, आपको उसको ध्यान देना है। और मैं सभी बच्चियों से यही कहूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म ना करें। हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। हम महिलाओं को, हम बेटियों को अपने आप को साबित करना है, तभी समाज में एक बदलाव आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी बेटियां पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए आपका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ये तो बहुत बड़ी बात कही है आपने, और अगर ये बातें हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं इन चीज़ों को समझ ले तो स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार राष्ट्र निर्माण में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, ये योगदान जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार महिलाएं अपना योगदान देती जाएंगी और एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर, सशक्त भारत का जो हम सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें साकार होता हुआ नजर आएगा। आप जब आई हैं विज्ञान भवन से सम्मान लेके, तो आप अपने साथ संदेश क्या लेकर आई हैं? मैं जब विज्ञान भवन से सम्मान लेकर आई तो मैं यही संदेश लेके आई। हमेशा माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी हों या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, उन्होंने हम शिक्षकों को यही संदेश दिया कि आप बच्चों को शिक्षा दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो, वो अपनी संस्कृति को कैसे समझे, हमारी राष्ट्रीय एकता को कैसे समझे, वो बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, इन चीज़ों को समझे। क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं विद्यालय से शुरू होती है। आप तो देख रहे हैं कि कोई भी योजना जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, सब विद्यालय से शुरू होती है। इसका क्या मोटिव होता है? यही मोटिव होता है कि हमारे बच्चे उस चीज़ों को समझे, हमारी संस्कृति को समझे, न सिर्फ वो किताबी ज्ञान के चक्कर में पड़े रहें। आजकल हम देखते हैं कि हमारे माता पिता भी बच्चों को समाज से बहुत दूर कर रहे हैं। उनका मोटिव रहता है कि बच्चे सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े और कुछ ना देखिए आपके आसपास में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यह मानना नहीं होता है। मेरा होता है हर माता पिता को अपने बच्चों को अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों में ये गुण आ जाता है ना, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे ज़िंदगी में बहुत ही सफल होंगे। मैं एक साधारण सी शिक्षिका हूँ, मैं पहले ही बताया मैं बहुत साधारण से शिक्षिका हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची तो कहीं ना कहीं वो संस्कार मुझे यहाँ तक लाए हैं जो मुझे अपने परिवार, मेरे नाना जी से, मुझे मेरे पापा से, मेरे मौसी से, मेरे मामा से, मेरे फैमिली से मिला। क्योंकि ये हमारी आज की सबसे बड़ा ज़रूरत है। लेकिन इसलिए मैं सारे माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को समाज से दूर ना करें, उन्हें समाज से जोड़ें। आपके बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे और देश के एक उत्कृष्ट नागरिक बनकर आएंगे। और यही सपना हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी था, प्रधानमंत्री जी का भी था और हमारे शिक्षा मंत्री का भी था कि बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस प्रकार से आपने ये संदेश हमारे साथ साझा की है, आपने अपने अनुभव को बताया है, आपने अपनी चुनौतियों को बताया है और इस पूरे साक्षात्कार में जो सबसे अधिक आपने महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी, बालिकाओं को डर का सामना कैसे करना है, अपने हौसलों को कैसे बढ़ाना है, यह वाकई जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगा। खुद मेरे लिए भी ये काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं चाहूँगी कि आप यूं ही काम करते रहें, आपकी प्रगति की राह यूं ही बढ़ती रहे और मुझे फिर आपसे साक्षात्कार लेने का ऐसे ही मौका मिले। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं रक्तदान के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ और मैं खुद भी रक्तदान साल में 3 बार करती हूँ। मैं आपको के चैनल के माध्यम से समाज को, अपने बच्चों को यह संदेश जरूर देना चाहूँगी कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप मंदिर मस्जिद में कितना भी दान कर लो, आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो रक्तदान करने से है। निश्चित रूप से आप रक्तदान करें क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप समाज में जब रक्तदान करते हैं ना तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रक्तदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, वो किसी न किसी के बच्चे होते हैं, उनको रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि कभी रोड एक्सीडेंट में आपके कभी अपने ऐसे हो जाए जिनको रक्त की ज़रूरत हो, वो रक्त ना मिले। हम रक्त लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को तैयार की हूँ। मेरी बहुत सारी बच्चियाँ जो 18 साल से ऊपर हैं समय समय पर जाकर रक्तदान करती हैं। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग इस पहल पर आगे बढ़े, अपना योगदान दें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस प्रकार से आप अपना संदेश साझा कर रही हैं, ये वाकई काफ़ी अहम है लोगों के लिए, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए ये बेहद गौरव की बात है कि हमारे स्टूडियो में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका बैठी हैं। शिक्षिका, जिस प्रकार से आपने बताया, और वाकई राष्ट्र का सबसे ऊंचा पद है जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, उनके साथ यह साक्षात्कार लेने का मौका मिला। मैं चाहूँगी कि यह मौका मुझे बार बार मिले, आप यहाँ पहुँचे, आपसे बातें हो और हम यूँ ही दिनों दिन बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए जो भी आपके संदेश हैं वो लोगों के साथ साझा करें। तब तक के लिए लेते हैं विराम। आप देखते रहिए जेन न्यूज़, खबरें आप तक।